ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद मैं आपके सामने आज बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर CFA लेवल 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम कर रहे हैं बेटे आजकल। एंड आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स। देयर आर टोटल 12 चैप्टर्स। मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट भी कर दिए हैं। पहला चैप्टर था व्हाट इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड सेकंड चैप्टर इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मैंने I think I have taken 20 to 25 lectures, in total, or I will say 30 approximately for chapter 1 and chapter 2. Even I did for curriculum के questions भी किए, स्क्वाइजर भी किया। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। दैट इज चैप्टर नंबर 3 रीडिंग, दैट इज थर्ड रीडिंग एज पर CFA इंस्टीट्यूट USA, दैट इज अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट्स। बेटे आज का ये जो लेक्चर है इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा इनकम स्टेटमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पूरा उसका लिंकेज समझ आ जाएगा। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट विद इन इनकम स्टेटमेंट, अगर आपने ये लेक्चर को इंपॉर्टेंटली नोट कर लिया और ध्यान से समझ लिया। तो चलिए जी कहानी शुरू करते हैं किस्मत की। ग्रेट मॉर्निंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आई विल बी डूइंग अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट्स एंड देयर आर 12 लर्निंग आउटकम्स। बेटे 2022 ऑनवर्ड्स उन्होंने 12 लर्निंग आउटकम्स कर दिए। पहले 13-14 होते थे बिकॉज नाउ US गैप्स और IFRS कुछ मुद्दों पे सहमत हो गए हैं। नाउ देयर इज अ कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो कुछ टॉपिक्स कम कर दिए। तो आई विल बी डूइंग लर्निंग आउटकम नंबर A टू लर्निंग आउटकम नंबर L, दैट इज 12 लर्निंग आउटकम्स हम डिस्कस करेंगे। एक एक लर्निंग आउटकम को का एक्सरे कर देंगे बेटे, MRI स्कैन करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लॉजिकली समझेंगे। और आज का ये लेक्चर अगर आपने देख लिया तो मैं आज के लेक्चर में ही एक ऐसा फ्लो चार्ट आपको देने वाला हूं। विद द हेल्प ऑफ दैट फ्लो चार्ट you can understand that what we want to read with income statement. What is income statement? What are the formats of income statement? What are the components of income statement? What I mean by revenue recognition concept? What I mean by expense recognition concept? What are the principles? What I mean by converged accounting standards? What is the EPS? What is diluted EPS? What is simple capital structure? What is complex capital? बेटे आज A to Z रिलेशनशिप समझ आएगी आपको आने वाले 10, 12, 15 मिनट में। और मैं एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको पूरा बताऊंगा। आई विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ मैकडॉनल्ड्स इनकम स्टेटमेंट। मैं आज मैकडॉनल्ड्स की इनकम स्टेटमेंट की हेल्प लूंगा। मैं आज अपने ही जूस नोट्स की हेल्प लूंगा विच आई हैव प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ करिकुलम, स्क्वाइजर एंड माय ओन नॉलेज। उन तीनों का मिक्सचर करके बेटे मैंने बादाम लोगों जूस नोट्स प्रिपेयर किए। So today I will be telling you a broad idea in regard to income statement. My flow chart will be like this. बेटे मेरा जो flow chart होगा ना उसमें सबसे पहली बात मैं भूपेश आनंद आपको इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा that what is the meaning of income statement. Then I will be asking you 4 questions. 4 बातें करेंगे। ये सेकंड स्टेप होगा जिसमें हम लर्निंग आउटकम A टू लर्निंग आउटकम L कवर कर देंगे। एंड देन टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस I will be taking 4 answers, 4 points I will be taking. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करने के लिए आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करने के लिए आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करने के लिए आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करने के लिए आंसर नंबर 4, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट। बेटे इसमें ही पूरा का पूरा आई विल बी कवरिंग। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये थोड़ा सा यहाँ देखें तो I will be giving you an idea that what is an income statement. मैंने आपके सामने इस समय मैकडॉनल्ड्स की इनकम स्टेटमेंट को ओपन किया और आप अगर देखें तो एक फ्लो चार्ट उन्होंने दिया हुआ दैट दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ मैकडॉनल्ड्स। अगर आप ध्यान से देखें तो एक आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। अगर आप यहाँ से देखें तो देयर इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड इन लॉन्ग रन। और अगर मैं नीचे आ जाऊँ, अगर मैं इफ आई वांट टू वॉच द इनकम स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी, मैंने उस इनकम स्टेटमेंट को भी ओपन कर लिया है। आप देखिए इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया है सेल्स। दे हैव मेंशन सेल्स स्लैश रेवेन्यू, देन दे हैव मेंशन सेल्स स्लैश ग्रोथ, then cost of goods sold, that is COGS, then cost of goods sold excluding depreciation and amortization, then depreciation and amortization, then depreciation amortization, cost of goods sold growth, gross income.
जिसको आप आजकल ग्रॉस प्रॉफिट एक ज़माने में बोलते थे बेटे, उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस इनकम निकाली, एंड देन द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, देन सेलिंग, general selling, distribution and administrative expenses, and then other selling goods and administrative expenses. They have calculated EBIT. क्या दिख रहा है आपको? EBIT, earning before interest and tax. बेटा दिख रहा है क्या? EBIT, ये EBIT, and then within EBIT they have deducted unusual expenses. unusual expenses को लेस कर दिया बेटे। अनयूजुअल का मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट, जो बार बार नहीं होते, कभी कभी होते। एंड देन दे हैव डिडक्टेड, दे हैव टेकन इनटू अकाउंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट इनकम, इक्विटी इन एफिलिएट्स, interest income, interest expense, and last they have calculated pre-tax income, post-tax income, income tax less किया उन्होंने, within income tax after deducting income tax they have calculated net income। और बेटे लास्ट में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट, इन्होंने they have calculated EPS। क्या ये दिख रहा है बेटा? EPS, this is EPS। Now the earning per share they have calculated कि हमारा इस ईयर इतना EPS था, फिर इस ईयर इतना था, and they have prepared the bar charts। अगर आप ध्यान से देखें तो they have prepared the bar charts, and within that they have calculated diluted EPS। ये देखिए बेटे, जब तक आप रियलिटी की चीज़ों से रिलेट नहीं करेंगे आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छा ही नहीं रहेगा। और CFA में रिजल्ट इसलिए कम आ रहा है कि आप इसको रियल केस स्टडी से जोड़े। भूपेश आनंद ही एक ऐसा है जो इनकम स्टेटमेंट या जो भी टॉपिक हम करते हैं बेटे इन दीज 10 सब्जेक्ट्स, आई वांट टू रिलेटेड विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो प्रैक्टिकली वो कैसे आपस में लिंक हैं उसको समझ रहा है। तो आप चेक करिए, EPS डाइल्यूटेड एबिडा, दे हैव कैलकुलेटेड एबिडा। हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिडा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EBIT, A to Z सब बताने वाला हूं मैं आने वाले इन्हीं लेक्चर्स में। तो चलिए आज ही के लेक्चर में मैं भूपेश आनंद एक बात और बता दूं आपको कि मैं इन सभी चीज़ों को एक छोटे से फ्लो चार्ट में संजो कर लाया हूं। और ये फ्लो चार्ट मैंने कुछ इस तरह से बनाया है बेटे, वेदर यू आर डूइंग दिस, मेरे लेक्चर्स आपने लिए हैं या नहीं लिए, बट ये फ्लो चार्ट अगर आप बना लेते हैं ना तो आप समझ लीजिए कि आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी मैं आपको अपने जूस नोट्स भी दिखाऊंगा और जूस नोट्स की हेल्प से मैं ये बताऊंगा कि हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड करिकुलम और स्क्वायर को मैंने किस तरह से मिक्स करके अपनी नॉलेज के साथ चैप्टर नंबर 3 का जैसे आप हम कर रहे हैं। तो दिस इज चैप्टर नंबर 3, ये लर्निंग आउटकम्स लगे ऊपर। मैंने आई हैव डिवाइडेड इट इनटू कंसेप्ट्स, मैंने अलग अलग कंसेप्ट प्रिपेयर किए हैं। 12 के 12 लर्निंग आउटकम्स एज पर CFA USA आई हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंसेप्ट्स, कंपोनेंट्स, अकाउंटिंग, जिसमें मैंने सब कुछ कवर कर दिया बेटे। एंड आई हैव रिटन, एक एक कंसेप्ट के ऊपर बातें लिखी हैं, एक एक कंसेप्ट के ऊपर रियल केस स्टडीज मेंशन किए हैं। जैसे हम पेप्सिको और बड़ी सारी कंपनीज की बैलेंस शीट को देखेंगे, उसको रिलेट करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैंने सारे फॉर्मेट्स मेंशन किए हैं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस लिए, जैसे दीज आर द रियल केस स्टडीज जो मैं रिलेट करूंगा आपको पेप्सिको की, अमेजोन की, एप्पल की, मारुति की। आई विल ट्राई टू शो यू इनकम स्टेटमेंट, बड़े बड़ा मजा आने वाला है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप 11th क्लास से अकाउंट्स करते आ रहे हैं, जब से भी अकाउंट्स कर रहे हैं, in the first lecture, in chapter number 1, first lecture, I have told you that why there is a need of financial statements, why an entity requires to prepare a financial statement, why stakeholders are worried about the financial statements, why they want to take their economic decisions with the help of financial statements, why a student require an annual report card, why आप CFA level 1 USA examination देते हैं, why you want your marks। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो ईगरनेस रहती है कि हमने फुल ईयर या जो भी पीरियड में काम किया उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, हाउ वी हैव परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू फर्स्ट मंथली टेस्ट विद सेकेंड मंथली टेस्ट, वेदर वी हैव परफॉर्म्ड गुड, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 मैकडोनल्ड्स, वेदर आई हैव परफॉर्म्ड गुड, क्या मैंने गुड परफॉर्मेंस दी है या बैड परफॉर्मेंस दी है। और बेटे गुड और बैड जनरली हम देखें एक स्टूडेंट के लिए तो हम मार्क्स को देख लेते हैं। मार्क्स आर द मेजर बेंचमार्क्स with the help of which we can estimate that whether he is good, performing good or bad. Similarly, for an organization, for an entity, for a proprietorship, for a company, it is the income
the number, income numbers, which will tell us that whether this company is performing good or not. आपने कितनी इनकम अर्न की है एक पर्टिकुलर पीरियड में, मंथ में, क्वार्टर में, 6 मंथ्स में, ईयर में, that will tell us. Action speaks louder than words. आप बहुत अच्छे हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, बट आप प्रॉफिट इनकम अर्न नहीं कर रहे, तो इट मींस यू आर नॉट परफॉर्मिंग गुड. सो फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई हैव टोल्ड यू देयर आर 2 स्टेटमेंट्स. एक होती है बेटे परफॉर्मेंस स्टेटमेंट और एक होती है आपकी पोजीशन स्टेटमेंट. परफॉर्मेंस का मतलब है हाउ यू आर परफॉर्मिंग, एंड फॉर दैट वी कैलकुलेट इनकम स्टेटमेंट. वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, जिसको आप बचपन में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते थे, जिसको आप बचपन में ऑपरेटिंग इनकम बोलते थे. आज आप बड़े हो गए हैं, CFA USA में आ गए हैं, तो नाउ यू विल टेल अस, नाउ आप इसका नाम रखेंगे इनकम स्टेटमेंट. घर का नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बट एज पर IFRS, एज पर IASB, नाउ आई विल नेम दिस स्टेटमेंट एज, आई विल नॉट नेम इट एज ट्रेडिंग अकाउंट. मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं कहूंगा, मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी नहीं कहूंगा बेटे. मैं इसका नया नाम रखूंगा आ कागज कलम दवातला. मैं एज पर IASB, एज पर IFRS इसका नया नाम दे दूं, एंड दैट नेम इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, SOCI. मैंने अभी लूजली यूज किया इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि हम धीरे धीरे इसको कस्टमाइज SOCI की तरफ लेके जाएंगे. तो इनकम स्टेटमेंट का ये जो चैप्टर है, इसमें आज हम यही समझने वाले हैं बेटे. इसमें 10 से 12, 15 लेक्चर्स लगने वाले हैं. मैं A to Z 12 के 12 लर्निंग आउटकम्स विद रियल एग्जांपल्स बताने वाला हूं. तो आप जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठे. आज बड़ा मजा आने वाला है. मैंने एक गाना भी दिखाना है आपको, और आप पहले ऊपर हेडिंग लिखिए अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट. सभी बच्चे लिखेंगे, आप सभी लिखेंगे, whether you are American, whether you are Indian, whether you are Pakistani, whether you are whichever country you belong to, but you are doing CFA USA, and that too CFA level 1, and my objective is that you should get first time success in CFA level 1, specifically in financial statement analysis. एंड इवन यू आर अ नॉन कॉमर्स, आपको लिखना कंपलसरी है. हेडिंग लिखिए अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट्स, फ्लो चार्ट बनाइए, और पहले फ्लो चार्ट में लेफ्ट हैंड में ऊपर बॉक्स बनाकर लिखिए मीनिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स. And when I say meaning of income statement, it means I want to calculate the performance of an organization, performance of Apollo Tyres, performance of Nerolac Paints, performance of Pepsi, performance of Coca-Cola, performance of Flipkart. I want to calculate their numbers. I want to calculate the income numbers, that whether the revenue is more than the expense, whether the turnover is more than their cost. If yes, then they are earning revenue, that they are having net income, otherwise they are incurring loss. तो मैं उस net income को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं. तो मैं लिख रहा हूं, मीनिंग लिख रहा हूं, स्टेटमेंट शोइंग विच शोज परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी. सभी बच्चे लिखेंगे. देखिए मैं फिर रिपीट करता हूं, लिखना कंपल्सरी है. स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का नाम डाल रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं. इट इज अ इनकम स्टेटमेंट. It is a statement which shows, which tells us the performance of an entity, कि एक एंटिटी ने कैसा परफॉर्म किया, कैसा काम किया, कैसा वर्क किया एक पर्टिकुलर पीरियड में. और उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम मॉनेटरी नंबर्स की हेल्प लेंगे, और मॉनेटरी नंबर्स में हम देखेंगे उसने जो धंधा किया, धंधा बनिए की लैंग्वेज में कहते देखो तो धंधो, whether he has earned something or whether he has lose something, you know, that baniya, that dhanda, that rokda, we want to find out that statement which tells me that whether he's doing good, whether he has earned something or not. That is a income statement. चलिए जी, इसके बाद हम आ रहे हैं 4 क्वेश्चंस, बिकॉज आई हैव टू कवर 12 लर्निंग आउटकम्स. तो मैं 4 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और आप सब लिखेंगे. पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स और व्हाट आर द फॉर्मेट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट. हम इनकम स्टेटमेंट को बनाते कैसे हैं, वर्टिकल फॉर्मेट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट क्या होता है, IFRS क्या कहती है, US गैप्स क्या कहते हैं, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स. आपने आज तक टी फॉर्म में बनाया, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंस लिखते थे. व्हाट आर द आइटम्स इन रेवेन्यू, रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, कॉस्ट में क्या क्या आएगा. अभी हमने देखा मैकडॉनल्ड्स की बैलेंस शीट,
We have seen the income statement of McDonald's. We have seen cost of goods sold. We have seen admin expenses. We have seen selling expenses. So we want to find out that what are those costs? What are the components of income statement? जो अभी हमने देखा, all those are components of income statement. तो पहला क्वेश्चन रहेगा, what are the components or formats for preparing income statement? सभी बच्चे लिख रहे हैं बेटे, 4 क्वेश्चंस करने वाला हूं. क्वेश्चन नंबर 2, आप ये बताइए कि वो जो मैकडॉनल्ड्स ने अपनी इनकम स्टेटमेंट शो की थी उसमें कुछ रेवेन्यू शो किया था, टर्नओवर शो किया था. Now what are the principles on the basis of which they will say that this is my revenue for this period and this is the revenue for the next period? There has to be some principles, there has to be some laws, there has to be some concepts, there has to be some standards. So question number 2 will be, what are the revenue and expense recognition concepts or principles? कि आप रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कौन सी 5 बातें फॉलो करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिसाइड दैट यस दिस इज द रेवेन्यू फॉर दिस ईयर और दिस इज द रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर. सिमिलरली वेदर दिस एक्सपेंसेस फॉर दिस ईयर और वेदर दैट इज फॉर नेक्स्ट ईयर. तो क्वेश्चन नंबर 2 सब बच्चे लिख रहे हैं बेटे, सब लिख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज what are revenue or expense recognition principles. और क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था, कैलकुलेट क्या शो किया था, दैट मैकडॉनल्ड्स दे हैव कैलकुलेटेड देयर ईपीएस. बेटे ईपीएस 2 तरह की होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, अर्निंग पर शेयर. क्या खोया क्या पाया. एक स्टेक होल्डर, एक कॉमन स्टॉक होल्डर इज मोर इंटरेस्टेड दैट हाउ मच ही हैज अर्न ऑन वन शेयर. What is basic, what is diluted, what is simple complex structure अब देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 आप सब लिख चुके हैं या लिख भी रहे हैं. What is the meaning of EPS और what are the types of EPS. और लास्ट है बेटे, what are common size income statements. Common size जैसे मैं if I want to compare Nerolac paints with Asian paints or if I want to compare MRF tires with Apollo tires. If I want to compare Coca-Cola performance with PepsiCo performance, or if I want to compare Amazon with Coca-Cola, so there has to be some commonness. Coca-Cola का work structure अलग है, Amazon का अलग है, तो I will prepare common income statements. मेरी बात आप समझ रहे हैं? Because I can calculate the performance of a company. So there are 4 questions which I will be answering, and to answer these 4 questions, I will be taking the help of these 4 answers. और मैंने क्या किया, चालाकी से सभी लर्निंग आउटकम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप लगाकर आ गया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट. सो माय क्वेश्चन नंबर 1 इज, पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द कंपोनेंट्स और व्हाट आर द फॉर्मेट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट. आप पहले आंसर नंबर 1 लिख रहे हैं. कंपोनेंट्स, बेटे कंपोनेंट्स में क्या है, एक तो रेवेन्यू है या इनकम है और दूसरा एक्सपेंस है या कॉस्ट है. तो मैंने लिखा कंपोनेंट्स में रेवेन्यू और ब्रैकेट सर्कल में इनकम, फिर लिखा एक्सपेंस ब्रैकेट सर्कल में कॉस्ट. एक ही बात है, ठीक है जी. फिर हमने कॉस्ट को 2 पार्ट्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं. वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. वी कैन क्लासीफाई कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर वाइज और आई कैन क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वाइज. मैंने अभी मैकडॉनल्ड का इनकम स्टेटमेंट देखा, दे हैव डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वाइज बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया उन्होंने. They have calculated selling general administrative expenses, so they have bifurcated as per function. Even I can prepare as per the nature also. Material को अलग लिख दूंगा, labor को अलग लिखूंगा, factory overheads अलग लिख दूंगा, admin overheads अलग लिखूंगा. It means I am calculating as per nature as well as functions. ठीक है जी. रेवेन्यू में मैंने लिखा 2 ब्रांचेस बनाई, ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. इट मीन्स द प्रॉफिट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. एक तो मेन धंधे से आ सकता है, जैसे कैटरीना कैफ का मेन धंधा है मूवीज में काम करना और उससे जो पैसे आते हैं कैटरीना कैफ को, दैट इज ऑपरेटिंग इनकम. बट कैटरीना का एक फ्लैट है लंदन में जो उसने रणबीर के समय, जब उसने मैरिज करनी थी तो उस समय लिया था, लेकिन अब रणबीर तो आलिया के साथ चला गया तो वो सेल कर दिया उसने, कैटरीना कैफ ने वो फ्लैट लंदन में बेच दिया एंड शी हैज अर्न्ड सम ह्यूज प्रॉफिट्स ऑन दैट. सो दैट इज नॉट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ कैटरीना, that is a non-operating income of Katrina. You getting my point? So income, revenue can be of 2 types. We will discuss in detail that what I mean by operating and what I mean by non-operating. What are the operating incomes of Apollo tires? What are the non-operating income of Apollo tires? What are the operating income of Amazon? What are the non-operating income of Amazon? पूरा discuss करेंगे, clearly discuss करेंगे, so that जो हमारा result drop हो रहा है
ओवरऑल इंडिया का, बेटे उसको हमें दोबारा से ऊपर लेके जाना है, तो लॉजिकली रियलिटी में रियल केस स्टडीज के साथ जोड़ेंगे। तो आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, आंसर नंबर 1 लिख रहे हैं। कंपोनेंट्स में 2 ब्रांचेस बनाई, रेवेन्यू की और एक्सपेंस की। रेवेन्यू की फिर 2 ब्रांचेस बनाई, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, और कॉस्ट की 2 ब्रांचेस बनाई। नेचर टाइप क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और फंक्शन वाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिख रहे हैं डिस्क्लोजर। मैं बेटे अभी मैंने आपको जूस सोर्स दिखाए थे, आई कैन प्रिपेयर माई इनकम स्टेटमेंट सिंगल स्टेप। मैं खाली नेट इनकम ही निकाल देता हूं, काम ही चैप्टर ही क्लोज। सारे इनकम सारी खर्चे लेस कर दिए, नेट इनकम निकाल दी। बट इफ आई कैलकुलेट एज पर स्टेप वाइज, जैसे मैकडोनल्ड्स ने निकाला था, कैसे निकाला था? पहला उन्होंने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट, देन दे हैव कैलकुलेटेड एबिडा, देन दे हैव कैलकुलेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिट, देन दे हैव कैलकुलेटेड ईबीटी, देन दे हैव कैलकुलेटेड ईएटी। तो स्टेप वाइज कैलकुलेशन को हम बोलते हैं मल्टी स्टेप। देखेंगे तो पहला आंसर आई थिंक सबको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट आर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन और एक्सपेंस रिकॉग्निशन कंसेप्ट्स। प्रिंसिपल्स क्या हैं बेटा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग्स। अगर हम देखें, the one is accrual accounting and second is cash accounting. We will discuss in detail that what I mean by accrual and what I mean by cash. आप लिख लें आंसर नंबर 2, रेवेन्यू स्लैश एक्सपेंस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स, कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बातें करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ द इन्वेंट्री इज टू बी वैल्यूड, how inventory expense is to be recognized, how depreciation expense is to be recognized, how amortization expense is to be recognized, और unusual और infrequent items की ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अभी मैंने मैकडोनल्ड्स की इनकम स्टेटमेंट शो की थी, एक बच्चे को समय नींद आ रही थी, उसने कहा दिखाई थी, पता नहीं, मुझे पता नहीं। बेटा दिखाई थी, कैसी बात है? लो बेटे दोबारा दिखा देता हूँ, आप बस ध्यान से देखते नहीं ना बेटे, मुझे उस बात में दुख आता है और कोई बात नहीं है ना। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने ये शो किया है, ये देखो बेटा, ये देखो, नाउ दिस इज इनकम स्टेटमेंट ऑफ किसकी? मैकडोनल्ड्स की है बेटा। ये देखो, ये आ रही है, मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं थोड़ा फॉन्ट भी बड़ा करता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। ये लीजिए, फॉन्ट भी बड़ा कर दिया। सेल्स के बाद सेल्स ग्रोथ दिखा दी उन्होंने रेड कलर से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ले लिया। उसके बाद उन्होंने ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट निकाल दिया। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंसेस ले लिए। ईबीआईटी दिख रहा सबको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अनयूजुअल एक्सपेंस, ईबीआईटी के बाद उन्होंने लिया ना अनयूजुअल एक्सपेंस। तो हम यहाँ पर अलग से ट्रीटमेंट देखेंगे व्हाइल डिस्कसिंग इन इनकम स्टेटमेंट एट व्हाट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ अनयूजुअल एक्सपेंस, व्हाट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, व्हाट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स। उन सबको डिस्कस करेंगे। मैं सब कुछ मैकडोनल्ड्स की केस स्टडी के साथ बताऊंगा। उसके बाद देखो, उन्होंने ईपीएस कैलकुलेट किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, प्री टैक्स मार्जिन, इनकम टैक्स के बाद अगर आप देखें तो नेट इनकम के बाद लास्ट में उन्होंने कैलकुलेट किया ईपीएस, बेसिक ईपीएस, और यहाँ पर उन्होंने निकाला डिल्यूटेड ईपीएस। बेटे बेसिक ईपीएस अगर आप देखें तो 7.45 है, 6.31 है, और डिल्यूटेड भी 6.31 है। डिल्यूटेड या तो बेसिक के इक्वल होगी या डिल्यूटेड कम होगी। जैसे रूह अफ़ज़ा आप पी रहे हैं तो रूह अफ़ज़ा को डायरेक्टली ऐसे ही पी जाए ढक्कन खोल के, तो मैंने कहा ये तो बेसिक रूह अफ़ज़ा पी ली। अगर आप पानी में डाल के पीते हैं तो डिल्यूट करके रूह अफ़ज़ा पी, तो मीठा ज़्यादा किस में होगा? बेसिक में। इट मीन्स बेसिक ईपीएस इज ऑलवेज मोर देन डिल्यूटेड। Either basic will be equal to diluted, but diluted cannot be more than basic। या तो बराबर होगी या कम होगी, इसको डिस्कस करेंगे। आप पहले फ्लो चार्ट कंप्लीट कर दीजिए बेटे। मुझे बस थोड़ा सा ये लग रहा है कि आप अगर फ्लो चार्ट बना लेंगे ना तो बड़ा ही बेनिफिट होने वाला है। लो जी, 4 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स और फॉर्मेट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। Question number 2 is what are the revenue expense recognition principles. Question number 3 is what is EPS and what are the different types of EPS. We will see simple, complex, simple capital structure, complex capital structure. हम ESOPs की बातें करेंगे, हम बड़ी सारी बातें डिस्कस करेंगे, बोनस शेयर्स की बातें करेंगे, स्टॉक स्प्लिट की बातें करेंगे, एंड आई विल टेल यू दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट बेसिक EPS एंड डिल्यूटेड EPS। सेकंड्स में निकालेंगे यार,
मैं एग्जांपल्स दूंगा, मैं दूंगा, उसके बाद आपको छोड़ दूंगा, आप कहीं से भी क्वेश्चन करना। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉमन, व्हाट आर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स एंड इट यूजेस। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स क्या होती है और उसके यूजेस एंड वाई दे आर कैलकुलेटेड, उससे परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इतना सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया और मैंने लिखा objective of income statements. The first objective is that I want to calculate the performance of that entity. But अगर वो performance calculate हो गई है, true and fair view शो आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, प्रॉपरली कैलकुलेट किया है, तो इट विल बिल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड फेथ अमंग द स्टेक होल्डर्स। मैकडॉनल्ड्स की इनकम स्टेटमेंट को हमने ट्रांसपेरेंटली शो किया तो इट विल वर्ल्ड वाइड विल बिल्ड द ब्रांड वैल्यू ऑफ मैकडॉनल्ड्स। अल्टीमेटली ब्रांड वैल्यू जब डेवलप होगा तो उस कंपनी का डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली मोर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स विल वांट टू इन्वेस्ट इन मैकडॉनल्ड्स। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो मैकडॉनल्ड्स लिस्टेड है, दे विल परचेज द शेयर्स फ्रॉम दैट exchange and demand will increase, but number of shares are not increasing. So as per economics, if demand is more than supply, the price will increase, the wealth will increase, the value of McDonald's will increase. तो objective लिखिए to maximize value of entity। एक बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं, उसको तो थप्पड़ मारने का मन कर रहा है कि यार इतनी मेहनत से मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट के 12 लर्निंग आउटकम्स, बेटे आपको क्या लग रहा है ये आंसर 1 2 3 4 में मैंने आपके 12 के 12 लर्निंग आउटकम्स को लिंकेज के साथ बताया, जो सीएफए इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया, जो स्क्वाइजर ने नहीं बताया, जो और कोई नहीं बता रहा। भूपेश आनंद ने एनालिसिस किया और इनकी रिलेशनशिप को रिलेट करके एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया। तो आज का ये जो लेक्चर नंबर 1 है, दिस इज आई विल से फाउंडेशन ऑफ कमिंग लेक्चर्स, क्योंकि मैं सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं रेवेन्यूज की बातें करूंगा, इनकम की बातें करूंगा, कॉस्ट की बातें करूंगा, एक्सपेंसेस की बातें करूंगा, और आप सभी को हैंड नोट्स एज वेल एज आपको मैं अपने जूस नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट जो लास्ट नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे, बेटे वो मैंने ऑलरेडी बड़े प्यार से बनाया है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। बेटे सब किया है आप ही के लिए। और देखिए इसके कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। मैंने कहा रेवेन्यू कह दें या आप रेवेन्यू के साथ इसको टर्नओवर कह दें, एक ही बात है। तो रेवेन्यू और टर्नओवर एक्सपेंस कह दें या कॉस्ट कह दें। अब रेवेन्यू क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देयर इज अ सेल ऑफ गुड्स, and for a person like me who is giving the services, मैं वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव लेक्चर्स ले रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहा हूँ, आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। आई एम ऑल्सो अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम गिविंग द सर्विसेज टू माई क्लाइंट्स। इट मीन्स आई एम नॉट सेलिंग माई गुड्स, आई एम गिविंग माई सर्विसेज। तो लास्ट में देखिए इनकम फ्रॉम सर्विसेज और सेल ऑफ गुड्स, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अदर इनकम्स, एक्सपेंसेस देखेंगे। बेटे बड़े प्यार से बनाया है, सब कुछ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तो इंट्रो लेक्चर है, तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता था कि व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट, व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच विल बी आंसरिंग। आने वाले लेक्चर्स बड़े मजे के होने वाले हैं। आइए जी, मैं एक छोटा सा गाना दिखाना चाहता हूँ आप सभी को, और चाहता हूँ कि आप सब देखें उसको और आपको सच में अच्छा लगेगा। बेटे एक छोटी सी बात एक सुनिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, क्या चाहिए यार तेरे को, तू क्यों पागल हो रहा है।
तो आपको कुछ ऐसा बनना है बेटे, फर्स्ट अटेम्प्ट में CFA USA लेवल 1 क्लियर करना है। हमने बार बार एग्जामिनेशन फीस USD में नहीं देनी, नहीं देंगे, फर्स्ट टाइम सक्सेस अचीव करेंगे और रियलिटी के रियल केस कंसेप्ट को रिलेट करके कंसेप्ट को समझेंगे। हम कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में अभी से नोट्स वर्ड में बनाएंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे, सारे करिकुलम और स्क्वायर को डिस्कस करेंगे। बेटे बार बार फीस देने का क्या फायदा, आप ही बताइए। पहली बार क्यों ना हम करिकुलम और स्क्वायर को ईमानदारी से कर लें, पहली बार क्यों ना भूपेश आनंद के लेक्चर्स को देख लें, पहली बार क्यों ना हम कैंडिडेट रिसोर्सेज के प्रैक्टिस पेपर्स और मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन कंडीशंस में करें। 5 घंटे पूरे बैठे रहें, पूरा हम लैपटॉप पूरा चार्ज रखें, मोबाइल फोन बंद रखें, सारे क्वेश्चंस का आंसर दें, कैलकुलेटर को यूज करें। बेटे मोर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट यू गिव, मोर विल बी द सक्सेस, चांसेस ऑफ सक्सेस यू विल गेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने एक वीडियो अलग से बनाया कि भाई CFA वाले बच्चों को करना क्या है, कैसे करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस अचीव हो जाए। बिकॉज हम ये देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि थोड़ा सा रिजल्ट ग्लोबली कम हो गया है जब से उन्होंने कंप्यूटराइज एग्जामिनेशन किया, बट इंडियंस का नहीं होना चाहिए बेटे। करके दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर 2 में।